गुड मॉर्निंग। यूनिक एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज से हम विज्ञान के उन क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो अक्सर पेपर में आते रहते हैं। और इस कड़ी में सबसे पहले जीव विज्ञान से शुरुआत करते हैं। जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि पहले आपको चित्र देखना है, फिर आपको खुद सोचना है कि क्वेश्चन किस पर है और आंसर क्या हो सकता है। तो आपको चित्र देखकर खुद पहले उसके बारे में सोचना है, उसके बाद हम उस पर डिस्कशन करेंगे। हालांकि यहाँ से बहुत सारी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप चित्र देखिए। चित्र दिख रहा होगा आपको। अब आपको सोचना है कि क्वेश्चन क्या है। चलिए क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन है, मछली को जल से बाहर निकालने पर मर क्यों जाती है। सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होगा। दरअसल मछलियों के आगे वाले पार्ट में, मछलियों का जो हिस्सा होता है, अगर देखा जाए ये वाला जो आगे वाला, ये गिल्स वाला पार्ट होता है, तो ये यहाँ पर गलफड़े होते हैं। और जब ये आगे बढ़ती हैं तो इन गलफड़ों से ऐसे जल अंदर जाता है और उधर से बाहर निकलता है ऐसे। जब जल अंदर जाता है तो इन गलफड़ों की जो कोशिकाएं होती हैं वो जल में घुले हुए ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेती हैं। और इस तरह मछलियों को ऑक्सीजन मिल जाता है और वो जिंदा रहती हैं। लेकिन ये ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता उनका जल से होता है। तो कोशिकाएं इतना नहीं विकसित होती कि वो बाहर से भी ऑक्सीजन ग्रहण कर लें। यहाँ देखिए क्या लिखा है। लिखा है, मछली जलीय प्राणी है और गिल्स के द्वारा शोषण करती है। ये गलफड़े को ही गिल्स बोलते हैं। गिल्स में जल में घुली ऑक्सीजन को अवशोषित कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालता है। मतलब कि गिल्स जो है, जो जल में घुला ऑक्सीजन है उसको ग्रहण कर लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को उसी दौरान बाहर निकाल देगा। इसे यही कहा जाता है कि पानी से अंदर से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आती है। केवल स्थलीय क्षेत्र को ही नहीं, जलीय क्षेत्र से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और मछली को अगर थोड़ी देर जल से बाहर निकाला जाए तो बाहर निकाल देने पर श्वसन क्रिया धीरे धीरे बंद हो जाती है। हालांकि मछलियां तुरंत नहीं मरती, लेकिन धीरे धीरे श्वसन क्रिया बंद हो जाती है और उनको उनका शरीर काम करना बंद कर देता है। अतः थोड़ी देर बाद उनके अंदर बेहोशी जैसी हालत आ जाती है और वो मर जाती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, चित्र देखिए आप। चित्र देख लिए होंगे, किससे संबंधित हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं, डिस्कशन करते हैं इस पर। यहाँ दिया है, खटाई डालने पर दूध फट जाता है। खटाई का मतलब यहाँ है अम्ल, खट्टी चीज। खटाई जो आम का बनता है वो नहीं, खट्टी चीज कोई भी डालने पर ये दूध फट जाता है। इसकी वजह क्या है। देखो लिखा है, दूध में वसा दूध में वसा, कार्बोहाइड्रेट तथा अकार्बनिक लवण होते हैं। और केसीन नामक फास्फोरस प्रोटीन भी होता है। केसीन आप सुने होंगे। दूध में केसीन होता है और कैरोटीन होता है। कैरोटीन आप देखो, दूध को ध्यान से देखिएगा तो हल्का पीले रंग का दिखता है। तो दूध का जो हल्का पीला रंग होता है वो कैरोटीन की वजह से होता है। इस बात को याद रखिएगा, कैरोटीन की वजह से होता है। और दूध में जो सफेद रंग होता है, दूध का जो सफेद रंग होता है वो केसीन प्रोटीन की वजह से होता है। यहाँ पर लिखा है, देखिए ये केसीन प्रोटीन की वजह से दूध का सफेद रंग होता है। और दूध में जो पीला रंग होता है वो कैरोटीन की वजह से होता है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है, केसीन नामक फास्फोरस प्रोटीन भी उपस्थित होता है जब जब कोई अम्ल जब कोई अम्ल या खट्टी चीज दूध में मिलाई जाती है तो वह वसा तथा केसीन को आपस में मिलाकर थक्का बना लेते हैं। उसमें जो वसा होता है, चर्बी, और जो केसीन प्रोटीन होता है, ये दोनों मिल जाते हैं आपस में और ये क्या, थक्का बना लेते हैं तथा थक्का बना कर ये पात्र की तली में बैठ जाते हैं। जो बर्तन होता है उसके तली में बैठ जाता है। जैसे बर्तन है ये, इसमें अगर दूध भरा है तो जब ये केसिन प्रोटीन मिलता है तो थक्का बनता है और यहाँ तली पे बैठ जाता है। और जल और कार्बोहाइड्रेट और लवण ऊपर तैरते रहते हैं, और केसिन प्रोटीन और वसा ये दोनों मिलकर नीचे बैठ जाते हैं। और इसी को हम दूध का फटना कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चित्र देखिए आप, समझिए किससे संबंधित क्वेश्चन हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। पक्षी हवा में क्यों उड़ पाते हैं। यहाँ से दो तीन क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं, उसको देखते हैं। पक्षियों में जो पंख होते हैं अग्रपाद का रूपांतरण होते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जानवरों में पैर होते हैं, आगे के पैर होते हैं और पीछे के भी पैर होते हैं जानवरों में।
वैसे पक्षियों में जो पंख है, पक्षियों में पीछे वाला पैर होता है, लेकिन जो पक्षियों के दो ही पैर होते हैं। हालांकि पक्षियों का जो जंतुओं से जो रूपांतरण पक्षियों में हुआ है, तो वो उनका जो जंतुओं का जो आगे वाला पैर था वो पक्षियों के पंखों में बदल गया। ध्यान रखिएगा, पक्षियों के पंखों में बदल गया और उनका चेहरा जो है चोंच में बदल गया। तो वो तो बाद में देखेंगे, पहले ये समझिए कि जो पक्षियों का पंख होता है वो उनका अगला पैर होता है। तो पक्षियों में पंख होते हैं जो अग्रपाद का रूपांतरण होते हैं, मतलब अगला पैर ही उनका पंख बन जाता है। और उनकी हड्डियां खोखली होती हैं। पक्षियों की हड्डियां बहुत खोखली होती हैं और इनके खोखले में हवा भरी रहती है। यहाँ लिखा है उनकी हड्डियां खोखली होती है तथा फेफड़ों में वायुकोष होते हैं। वायुकोष छोटे छोटे ऐसे वायुकोष होते हैं, इनमें हवा भरा रहता है। अब आप जानते हो अगर किसी चीज में हवा भर दिया जाए तो वो चीज हल्की हो जाती है। उनमें छोटे छोटे वायुकोष होते हैं जो शरीर को हल्का बनाते हैं, तथा इस प्रकार शरीर हल्केपन और पंखों की सहायता के कारण ही पक्षी उड़ पाते हैं। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज ये इंपॉर्टेंट है कि पक्षियों का शरीर हल्का क्यों होता है। तो उनके तो इसका आंसर ये है कि उनके शरीर की जो हड्डियां होती हैं और उनके शरीर में वायुकोष होते हैं और उनमें वायु भरा रहता है। दूसरी बात, पक्षियों का जो पंख है वो उनके अगले पैर का रूपांतरण है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। पक्षियों का जो पंख है वो उनके अगले पैर का रूपांतरण है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पर चित्र देखिए आप, दिख रहे हैं आप? चित्र से समझ में आ रहा होगा किसकी बात होगी यहाँ पर। चलिए देखते हैं। महिलाओं कई महिलाओं में पुरुषों की तरह दाढ़ी मूछ आने लगती है। इसका कारण क्या है, इसको समझते हैं। कई महिलाओं में पुरुषों की तरह दाढ़ी मूछ आने लगी, इसका मुख्य कारण पुरुष जन्य हार्मोन एस्ट्रोजन। देखो, पुरुष में जो सेक्स हार्मोन होता है उसका नाम है एस्ट्रोजन। हालांकि ये हार्मोन जो हार्मोन्स होते हैं ये महिला पुरुष सब में होते हैं, लेकिन पुरुष में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, महिलाओं में कम एक्टिव होते हैं। तो जब पुरुष में ज़्यादा एक्टिव होते हैं पुरुष को दाढ़ी मूछ आती है, लेकिन महिलाओं में कम एक्टिव होते हैं तो महिलाओं में नहीं आती। लेकिन जिन महिलाओं में ये एस्ट्रोजन हार्मोन एक्टिव हो जाता है उनको भी दाढ़ी मूछ आ जाती है। तो मुख्य कारण क्या है, एस्ट्रोजन हार्मोन। आप इसको याद रखिएगा। एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से कुछ महिलाओं में दाढ़ी मूछ आ जाती है और वो पुरुषों की तरह उनका चेहरा दिखने लगता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चित्र देखिए आप, किससे संबंधित हो सकता है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, कैसे जख्म भर जाते हैं। जब हमें घाव लगता है तो घाव कुछ देर में भर जाता है, ब्लड निकलता है, ब्लड का थक्का जमता है और घाव भर जाते हैं। इसके बारे में सोचते हैं। जैसे ही त्वचा पर कोई चोट कट लगता है, चोट लगती है तो कटी हुई रक्त वाहिनी से रक्त बाहर आने लगता है। छोटी छोटी रक्त वाहिनियां होती हैं हमारे बॉडी में, उनसे रक्त बाहर आने लगता है। और रक्त में मौजूद फाइब्रोनिन फाइब्रिन नामक प्रोटीन होता है। फेब्रिन नामक प्रोटीन होता है जो लंबे तंतुनुमा धागा नुमा संरचना बनाने लगता है। ऐसे, एक मिनट देखिए आप, ऐसे ये प्रोटीन ऐसे क्या करेगा, जाल बनाएगा। अब इस जाल में ऐसे मकड़ी का जाल आप देखे होंगे छोटे छोटे, अब ऐसे जाल बना देगा। अब ये जाल बन जाएगा घाव के ऊपर, तो इसमें लाल रुधिर कणिकाएं आके फंसने लगेंगी और फंसने लगेंगी और वहीं पर जम जाएंगी। जम जाएंगी तो वहां पर एक थक्का जैसे क्लॉटिंग हो जाएगी और उस क्षेत्र से रक्त निकलना बंद हो जाएगा और धीरे धीरे वो जम जाएंगी और कड़ी हो जाएंगी। तो कुछ समय बाद वो पपड़ी बन जाती हैं और उसके बाद वो पपड़ी शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह हमारे जख्म भर जाते हैं। यही बताया गया है कि किससे भरते हैं, तो फाइब्रिन नामक प्रोटीन की वजह से भरते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चित्र देखिए, किससे संबंधित हो सकता है, चलिए देखते हैं। त्वचा द्वारा हमें स्पर्श का ज्ञान कैसे होता है, इसको समझिए। त्वचा संवेदी कोशिकाएं होती हैं। त्वचा में संवेदी कोशिकाएं होती हैं जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होती हैं और विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को ग्रहण करती हैं। और विभिन्न प्रकार संवेदी कोशिकाएं ये ग्रहण करके इसका ज्ञान हमारे मस्तिष्क को कराती हैं। थोड़ा सा समझिए। मानव का जो शरीर होता है, अगर देखा जाए, जो मानव होता है ऐसे से बनता है, आप जानते होंगे ऐसे। तो यहाँ से पीछे से यहाँ रीढ़ की हड्डी बनती है। हमारी रीढ़ की हड्डी आप जाने होंगे 33 हड्डी होती है, आप पढ़े होंगे रीढ़ की हड्डी में 33 हड्डी होती है। तो ये रीढ़ की हड्डियों में होता है
नर्वस सिस्टम जिसे बोलते हैं। अब ये क्या करता है, हाँ हम बात कर रहे थे नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम जो रीढ़ की हड्डी होती है उसी से जुड़ा होता है। आप कभी कभी बायोलॉजी की बुक में देखते होंगे कि एक आदमी का फिगर छपा हुआ है और पूरी बॉडी में मांसपेशियां जैसी संरचना दिखाई गई, पूरी बॉडी लाल लाल मांसपेशियों से दिखाई गई। इस लाल लाल मांसपेशियों में छोटे छोटे नर्वस सिस्टम ऐसे 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 धागे के रूप में जुड़े होते हैं। अब ये क्या होता है, पूरे बॉडी में फैले होते हैं और एक दूसरे से ये सूचना का ट्रांसफर करते रहते हैं और ये पूरी बॉडी दिमाग को पहुंचाते हैं। ये पहले जाता है रीढ़ की हड्डी के पास, रीढ़ की हड्डी इसको दिमाग तक पहुंचाती है। आपकी बॉडी में कहीं भी सुई चुभ रहा हो, आपकी बॉडी के किसी भी हिस्से पे कोई छोटा सा कीड़ा रेंग रहा हो, तो वो बॉडी जो है ये नर्वस सिस्टम के माध्यम से रीढ़ की हड्डी तक पहुंचाते हैं। रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ये दिमाग तक पहुंचता है संदेश कि शरीर के इस हिस्से में कोई छोटा सा जानवर या फिर कुछ कुछ भी मौजूद है, आप उसे वहां से हटाइए। या फिर कभी हमें जब सुई लगाया जाता है तो हमें दर्द होता है, दरअसल जहां पर सुई चुभता है वहां पर वो नर्वस सिस्टम संदेश भेजता है दिमाग को कि यहाँ कुछ चुभ रहा है, और दिमाग उस संदेश को ग्रहण करता है, तभी हमें दर्द होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर इस नर्वस सिस्टम द्वारा भेजा गया कोई भी संदेश दिमाग ग्रहण करने से मना कर दे, या फिर यहाँ से भेजा गया संदेश रास्ते में रोक दिया जाए, दिमाग तक ना पहुंचने दिया जाए, तो इससे क्या होगा कि हमें दर्द नहीं होगा। दर्द हमें नहीं होगा। जैसे आप देखते होंगे कि आपके शरीर में कहीं भी आप जब चीड़-फाड़ करवाते हो तो डॉक्टर क्या करता है, शून्य की सुई लगाता है। आप पढ़े होंगे सुने होंगे कि शून्य करता है, दरअसल वो शून्य क्या करता है, जैसे मान लो ये हाथ वाला हिस्सा है, उसमें यहाँ पर फोड़ा है कोई, उसको शून्य, उसको काटना है उसे, तो ये क्या करेगा, इस हिस्से को शून्य कर देगा। शून्य करने का मतलब समझते हैं कि यहाँ पर वो शून्य की जब सुई लगाएगा तो यहाँ के नर्वस सिस्टम के तार जो दिमाग तक गए हुए हैं वो सब टूट जाएंगे। तो यहाँ पर आप कुछ भी करोगे, यहाँ का जो दर्द उठेगा दिमाग तक नहीं पहुंचेगा। जब दिमाग तक नहीं पहुंचेगा, सिंपल सी बात है, हमें दर्द नहीं होगा। हमें जितना भी दर्द का अनुभव होता है वो हमारा दिमाग उसे अनुभव करता है, इसलिए होता है। अगर दिमाग अनुभव ना करे तो हमें दर्द नहीं होगा। इसीलिए शून्य किया जाता है। शून्य जब भी बॉडी होती है दर्द हमें नहीं होता है। तो ये नर्वस सिस्टम का काम है। तो ये त्वचा भी एक प्रकार से नर्वस सिस्टम से जुड़ा है। तो हमें जो स्पर्श होता है नर्वस सिस्टम के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है, बस आप इसको जानते रहिएगा। त्वचा द्वारा हमें स्पर्श का ज्ञान नर्वस सिस्टम के माध्यम से होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चित्र देखिए, क्या क्वेश्चन हो सकता है, चलिए देखते हैं। चोरों का पता लगाने चोरों का पता लगाने में उंगलियों के निशान के साथ साथ पैरों के निशान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन निशानों के सबूत के लिए इन्हें सबूत के लिए सुरक्षित रखा जाता है। आप कभी जब डिटेक्टिव वाली चीजें देखोगे, कोई धारावाहिक डिटेक्टिव वाला देखोगे जो उसमें कोई आदमी डिटेक्ट करने गया है कि चोर या फिर कातिल कहाँ से गुजरा है, उसके पैर के हाथ के निशान कहाँ कहाँ है, तो वो पैरों के निशान और हाथों के निशान का बड़ा गहराई से निरीक्षण करता है। जहां पर चोर के पैरों के निशान नजर आते हैं, उसके चारों ओर कार्डबोर्ड की एक पतली पट्टी पर काट कर जमीन को धंसाते हैं तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी की सहायता से मिलाकर क्रीम जैसा गाढ़ा घोल तैयार करके गत्ते में घेर देते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस सूखने के 8 से 10 घंटे तक पत्ते को इसे जमीन से अलग करके नीचे की ओर चिपकी मिट्टी से अलग कर लेते हैं। अब इस प्रकार चिकना पदार्थ ग्रीस, सरसों आदि तेल में मिलाते हैं। बात समझिए, जैसे कहीं पर कोई निशान बना हुआ है, ऐसे मान लो कोई निशान बना तो गड्ढा हुआ होगा, इसमें क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप प्लास्टर ऑफ पेरिस देखे होंगे, जैसे आप देखते हो ना कुछ लोगों का हाथ पैर जब टूट जाता है तो उनको प्लास्टर बनता है। तो वो जब जो उनके ऊपर पट्टी बांध कर जो ऊपर से कड़ा पदार्थ लगा रहता है ना, वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है, वो जाकर एकदम टाइट कर देता है। तो जब कहीं पर कोई निशान दिखता है तो वहां पर उस गड्ढे में प्लास्टर ऑफ पेरिस डाल दिया जाता है। तो वह क्या करता है, वहां के समस्त छोटी बड़ी चीजों का वो अपने अंदर अवशोषण कर लेता है, ये सेम संरचना उभर कर सामने आती है। अब उस चीज को लाकर लैब में ग्रीस की सहायता से पता करते हैं कि उसमें की जो संरचनाएं हैं, जो फिंगरप्रिंट्स हैं किसके हैं, और इसी आधार पे जांच किया जाता है। तो चोरों का पता करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चित्र देखिए, क्या हो सकता है, चलिए आगे देखते हैं। टीके क्यों लगाए जाते हैं, टीका से संबंधित था, समझिए। ये टीके विभिन्न प्रकार के रोगों के बचाव के लिए लगाए जाते हैं। इन टीकों को लगाने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और अर्थात रोगाणु से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, और रोगाणु हमारे शरीर पर प्रभाव नहीं डाल पाते। इस बात को समझिए। जब
बच्चा छोटा होता है 2.5 से 3 साल की उम्र में, हमारी थाइमस ग्रंथि, हमारे शरीर में थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। थाइमस ग्रंथि बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है और उस समय वो शरीर में एंटीबॉडी बनाती है। एंटीबॉडी क्या करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, हमारा सेक्स हार्मोन जब एक्टिव होने लगता है, तो ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो हमारी नहीं बनती, मतलब थाइमस ग्रंथि जो है काम करना बंद कर देती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो रोग प्रतिरोधक एंटीबॉडी जो शरीर में बनते हैं ना, वो बचपन में बनते हैं। इसीलिए बचपन में ही टीके ज़्यादा लगाए जाते हैं। अब टीकों में क्या होता है, मतलब जिस चीज़ का टीका आपको लगाया जाता है ना, जैसे पोलियो का टीका लग रहा है, किसी भी चीज़ का, हेपेटाइटिस का टीका लग रहा है, तो क्या करते हैं, इनका एक कमज़ोर वायरस शरीर में प्रवेश करवा देते हैं। अब जब ये वायरस शरीर में जाता है ना, तो ये वहाँ पर अटैक करता है। तो इससे लड़ने के लिए शरीर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो थाइमस ग्रंथि है एंटीबॉडी बनाती है, और एंटीबॉडी आए हुए वायरस से लड़कर उस वायरस को खत्म कर देता है। तो इस तरह शरीर में एक एंटीबॉडी बन जाती है जो पूरी जिंदगी के लिए बन जाती है, कॉपी करके शरीर वही रख लेता है वो हमेशा। जब अब शरीर में कभी भी इस प्रकार का वायरस शरीर में आएगा तो शरीर उसे मार के भगा देगा। तो यही एंटीबॉडी बनाने के लिए उस वायरस को, छोटा सा वायरस प्रवेश कराया जाता है, तो जिसका टीका लगता है ना उसी का वायरस प्रवेश कराया जाता है। अब अब आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात ये आपको समझ में आएगा, टीके बचपन में ही क्यों लगाए, छोटे बच्चों को क्यों लगाए जाते हैं। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं 2.5 से 3 साल की उम्र के बीच, या फिर 1 साल की उम्र के बाद, या 5-6 महीने की उम्र से 2.5-3 साल के बीच में, हमारी थाइमस ग्रंथि बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होती है, और वो उस समय एंटीबॉडी बनाने में बहुत ज़्यादा सक्षम होती है। और उस समय अगर कोई वायरस घुसा तो उसकी एंटीबॉडी बन जाएगी। इसीलिए उस टाइम बच्चों को ही टीका ज़्यादा लगाया जाता है। बड़ों को टीका आप तो नहीं देखते होंगे, किसी बड़े को भी टीका लगाया जाएगा। हम जहाँ तक समझाना चाहते थे, फिलहाल हमको लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चित्र देखिए, क्या हो सकता है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या हो सकता है। आप चित्र देख लिए होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अत्यधिक गर्मियों में पौधे मुरझा जाते हैं, कारण समझिए, मुरझा क्यों जाते हैं। दरअसल पौधे पौधों की जो जड़ होती है वो जमीन से पानी का अवशोषण करती है, और पौधे के पत्ते जो हैं अत्यधिक ताप पड़ने पर वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी को वायुमंडल में छोड़ देते हैं। लेकिन जब कभी अवशोषण की दर कम हो और उत्सर्जन की दर ज़्यादा हो, मतलब पानी जमीन से 1 लीटर अवशोषित किया जा रहा है और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा 1.5 लीटर उत्सर्जन करने की क्षमता हो गई है, तो इसका मतलब क्या है कि पौधे के जो पत्ते होते हैं वो मुरझा जाते हैं। बस मुरझाना कारण यही है, मेन कारण यही है कि गर्मी ज़्यादा होने की वजह से, या फिर ताप अधिक होने की, सूर्य ताप अधिक होने की वजह से पानी का जमीन से अवशोषण कम हो पाता है, ऊपर उत्सर्जन बहुत ज़्यादा होने लगता है, इसलिए पत्ते मुरझा जाते हैं। चलते हैं चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चित्र देखिए, चित्र से कुछ समझ में आ रहा होगा आपको।